पाकिस्तान में पाकिस्तान की अफ़वाज एक ऐसी अपनी तारीख और अपने इर्तिका में एक ऐसे कि अपनी रिग्रेशन में एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं जहां एक हाज़र सर्विस फ़ौज का जर्नल यूनिफ़ॉर्म पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना नॉन सीरियस है, इस हद तक कार्टूनिश लेवल पे फ़ॉल कर चुका है कि वो एक नौजवान सहाफ़ी खातून जो हैं उनके जवाब देते हुए वो बाकायदा आँख से उनको आँख भी मारते हैं विद अ विंक ऑफ सोल्जर। यानी याद कीजिए वो एक ज़माना था जब आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक डेकोरम होता था, एक सीरियसनेस होती थी। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि वो जो चीज़ है ज़हनी मरीज़ की उसका जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ठीक-ठाक इम्पैक्ट है। वो इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अंडर प्रेशर हैं। इस हद तक अंडर प्रेशर हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक इंस्टीट्यूशन को बिकॉज़ आईएसपीआर पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को जनरल साहब की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपने हाइलाइट्स जो है वो मुलाहिज़ा फरमाई। बिना आपका कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं मैन वीडियो की तरफ। मैन वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन मैं इस वक़्त उस तरफ नहीं जा रहा। मेरा तमाम तर फ़ोकस जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर है, जहाँ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशन डीजी आईएसपीआर जनाब शरीफ अहमद साहब की मशहूर ज़माना बल्कि यूँ कहिए बदनामे ज़माना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के हवाले से की, उससे पूरे 3 दिन गुज़र चुके हैं। लेकिन इन जो पिछले 48 घंटे गुज़रे हैं, इसमें डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत से तबसरे, सैकड़ों, हज़ारों कमेंट्स, दर्जनों लोगों ने उसकी पब्लिक सर्विस करवाई, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। और वो जो फुटेज थी, उसको भी बहुत दफ़ा एनालिसिस किया, एक-एक लफ़्ज़ का, एक-एक जुमले का। उससे हमें ये दिलचस्प सूरत हाल भी देखने में आई है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की अफ़वाज एक ऐसी अपनी तारीख और अपने इर्तिका में एक ऐसे कि अपनी रिग्रेशन में एक ऐसे लेवल पे आ चुके हैं, जहाँ एक हाज़र सर्विस फ़ौज का जर्नल यूनिफ़ॉर्म पहन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना नॉन सीरियस है, इस हद तक कार्टूनिश लेवल पे फ़ॉल कर चुका है कि वो एक नौजवान सहाफ़ी खातून जो हैं, उनके जवाब देते हुए वो बाकायदा आँख से उनको आँख भी मारते हैं विद अ विंक ऑफ सोल्जर। यानी याद कीजिए वो एक ज़माना था जब आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक डेकोरम होता था, एक सीरियसनेस होती थी। मुझे याद है जब जनरल शौकत सुल्तान साहब मेरा ख़्याल है डीजी आईएसपीआर थे जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, बहुत ही सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। फिर अतर अब्बास में जो जनरल अतर अब्बास डीजी आईएसपीआर थे, बहुत ही एक डेकोरम होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। सियासत का तो ज़िक्र ही बड़ा उसमें कम होता था, मुल्क की सियासत का। लेकिन अब जो डीजी आईएसपीआर ने जनरल शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो हाल कर दिया है, इससे इस वक़्त आप पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन है, उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहरहाल इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ मैं जाना चाहता हूँ बिकॉज़ ये जो पिछले 3 दिन गुज़रे हैं, इसमें इसकी तमाम तर जो सियासी अहमियत है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस तरह से 9 मई 2023 एक नाटक था, मैं अब ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक स्क्रिप्टेड किस्म का नाटक था, जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ख़ास मकसद के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। इसकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी 0/0/0 इसकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं थी। ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल गिमिक थी और वो बहुत सी चीज़ों की वजह से हमें अब समझ आती है। मैं एक-एक करके वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें समझ आता है कि क्यों की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चीज़ें पहले आप देखें, एक तो जिसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर साहब से है, दूसरे का ताल्लुक जनाब नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाती रिक्वायरमेंट से है। पहले ज़रा आसिम मुनीर साहब का देख लीजिए। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके तकरीबन ये 1 घंटे 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सवाल-जवाब भी थे। तो ये जो 92 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा ख़्याल है दर्जन दफ़ा ये जुमला दोहराया गया कि इमरान खान जो हैं वो नाम नहीं लिया गया, कहा गया कि वो शख्स जो एक ज़हनी मरीज़ है, उनको एक कहा गया कि वो मेंटल पेशेंट है वगैरह। यहाँ आपको क्या पता चलता है? यहाँ आपको ये पता चलता है कि इमरान खान के वो जो जुमले हैं कि जनरल आसिम मुनीर या जनरल आसिम एक ज़हनी मरीज़ है और जिसको हज़ारों लाखों लोग दोहराते हैं और इनफैक्ट इमरान खान के ज़हनी मरीज़ कहने से पहले ही लोगों ने व्लॉगर्स ने बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर आसिम मुनीर को साइकोपैथ या ज़हनी मरीज़ कहना शुरू कर दिया था। हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि वो जो चीज़ है ज़हनी मरीज़ की उसका जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ठीक-ठाक इम्पैक्ट है। वो इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अंडर प्रेशर हैं। इस हद तक अंडर प्रेशर हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के एक इंस्टीट्यूशन को बिकॉज़ आईएसपीआर पाकिस्तान की फ़ौज का एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को जनरल साहब की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी बार-बार इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहने का मतलब ये था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो ज़हनी ख़्वाहिश है उसे पूरा करने की कोशिश की। एक तरफ से जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ये एक बदला था। उसका अंजाम क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उल्टा लेने के देने पड़ गए। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक मुहावरा है, इफ पीपल थिंक यू आर स्टूपिड इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ शट देन टू ओपन इट एंड कन्विंस देम। यानी अगर लोग आपको पागल या बेवकूफ़ समझते हैं तो बेहतर यह है कि आप अपना मुंह बंद रखें बजाय इसके कि आप अपना मुंह खोलें और खोल के उनको कन्विंस करें। यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब की खातर जनरल शरीफ अहमद ने डीजी आईएसपीआर ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे अगर लोगों को इससे पहले यकीन नहीं था जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, यहाँ उनको पूरा-पूरा यकीन हो गया कि ज़हनी मरीज़ हैं। मतलब आपने फ़ौज का एक इदारा इस्तेमाल कर लिया है अपनी एक
जज्बाती रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यह है कि इससे वो जो मुअम्मा था या जो मिस्ट्री थी, नोटिफिकेशन जो एक हफ्ते लटका नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो पावर डायनामिक्स थे, उसकी कम से कम एक चीज़ जो है वो बड़ी खुल के आई है। पूरी हकीकत अभी हमें ठीक तरह से नहीं पता कि इन दोनों अशखास के दरमियान में क्या डील हुई है नोटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये समझ आई है कि शरीफ खानदान, बल्कि शरीफ खानदान भी कहना गलत होगा, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी एक डिमांड कम से कम ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कानूनी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये उसका एक मैनिफेस्ट थी, ये उसका एक मसर थी उस डील का। अब ये कोई नई चीज़ है? ये नई चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। 9 मई 2023 का जो सारा नाटक खेला गया, उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आपने फ्रेगमेंट करना है, ख़त्म करना है। और 9 मई के बाद जब उस पूरे नाटक में 10,000 लोगों को, जो वर्कर्स थे या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सेकेंडरी टर्शरी लीडरशिप थी, उसको जब गिरफ्तार किया गया, सिर्फ पंजाब से, आपको याद पता है कि पंजाब की हुकूमत का एक नोटिफिकेशन था कि 9,000 इतने लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया अगले 24 घंटों में। ज़ाहिर है कि उसकी पहले से लिस्टें तैयार थीं, जो सब कुछ किया गया, मैं कई दफ़ा इस पर जिक्र कर चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ को देखिए कि 9 मई के होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब से 9,000 कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई से पहले उन तमाम लोगों की लिस्टें, उनका एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो तैयार थी। तो उसी से आपको बाकी तमाम चीज़ों को आप छोड़ भी दें, सीसीटीवी फुटेज किधर है, कौन से लोग कहाँ आए, कौन हमला करने गया, किसके ऊपर क्या केस सही है, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखें। 9,000 समथिंग लोगों को अगर आपने 24 घंटे में पकड़ा, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अजीब चीज़ थी, तो इसका मतलब है कि आपने उनका डेटा पहले से बना के रखा हुआ था और पूरी प्लानिंग थी, फिर आपका स्क्रिप्ट हुआ, आपने उनको पकड़ ली। तो उस वक्त फौरी तौर पर उसके 1-2 दिन के बाद ये मुतालबा भी सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, चूंकि रियासत के इदारों के ऊपर हमला किया है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो फिर आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि क्यों खत्म नहीं कर सके? अब तो बहाना ये बनाया कि इमरान खान ने ट्वीट करवा दिया है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, चूंकि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, स्ट्रोक वो चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, देयरफॉर आसिम मुनीर इज इक्वल टू पाकिस्तान आर्मी, इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला हो गया। ये तो बहुत ही कमजोर एक्सक्यूज है। उस वक्त तो इससे बेहतर एक्सक्यूज था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला कर दिया है, कोर कमांडर पेशावर के घर पर हमला कर दिया है, लाहौर पेशावर GHQ पे हमला कर दिया है, मोनूमेंट्स जो हैं मिलिट्री के डिस्ट्रॉय कर दिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन क्यों ना करवा सके? उसकी वजह यह है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक इदारा था, जैसा कैसा भी था 2023 में, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक और इदारा था जिसका नाम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब 9 मई को ही इस्तेमाल करते हुए 2 बरस और 7 महीने के बाद सूरत हाल ये है, क्योंकि 2 बरस 7 महीने गुजर चुके हैं 9 मई को। उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान में ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एज ए रिजल्ट ऑफ 26th अमेंडमेंट एंड 27th अमेंडमेंट, इन्होंने हिस्से ही बखरे कर दिए हैं। अब उसमें से जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे, वहाँ एक टुकड़ा बचा है मरा हुआ, जिसको कहते हैं अपैलेट कोर्ट, और दूसरी चीज़ इन्होंने बना ली है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा है कि क्या वहाँ पे हालात है, किस तरह से लोग वहाँ से जा रहे हैं, और जो इन्होंने नए कवानीन बनाए हैं कि जजेस की ट्रांसफर कर सकें। अब इन्हें ये उम्मीद है कि हम जो भी एग्जेक्टिव फैसला करेंगे या किसी एक जूनियर कोर्ट से जो फैसला करवाएंगे, उसे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तेज़ी से और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी हम उसे मंजूर करवा लेंगे। और जो भी फैसला हमने इमरान खान के हवाले से करना होगा, जिस तरह से ब्राज़ील के अंदर बोल्सोनारो को मेरा ख्याल है 20-25 साल की सज़ा सुना दी गई है और दुनिया खामोश है, इनका ख्याल है कि अब इमरान खान को भी हम 20-21 बरस की सज़ा कन्फर्म करवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक जमात की हैसियत से हम कलअज़म करार दे देंगे। अब इसका हमें कैसे पता चलता है? एक तो वैसे ही हमें पता चल रहा है बेतहाशा एनालिसिस से। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही डीजी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 5 की, 6 और 7 तारीख को PMLN की जितने भी लीडर हैं, कोई बचा नहीं उनमें से, कोई रह तो नहीं गया वाली कहानी थी। यानी उसमें क्या ख्वाजा आसिफ हों या असद इकबाल हों या तारड़ हों या कोई और लोग हों, उन सब ने कहा कि डीजी साहब बिल्कुल सही कहते हैं, और जो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिस किस्म के हमले कर रहे हैं, उसके नतीजे में DG ISPR साहब ने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। फ़ौज बड़ी तंग आ गई है, और इसके साथ ही जो राग अलापा या क्या सॉरी इसमें अपनी आवाज़ मिलाई है MQM ने, बलूचिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ लोगों ने। तो ये भी जिस तरह से 9 मई 2023 को पहले से लिस्टें बनी हुई थी, यहाँ से भी स्क्रिप्ट मुकम्मल था। दोस्तों, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में आपने देख लिया कि मुल्क के तनाज़र में जो हालात बनते जा रहे हैं या जो सियासी जो दाव पेच हैं वो चलते हुए आपको नज़र आते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है, फिर जो जो हुकूमत है, और फिर इसके अलावा जो अपोजिशन है जिसको दीवार से लगाया जा रहा है और जिसका नाम है PTI। तो देखते हैं कि ये पूरी की पूरी जो सियासी बसात है पाकिस्तान की, ये किस तरफ जाएगी। दुआ ये करते हैं कि मुल्क को अल्लाह जो है वो किसी ऐसी पटरी पर डाल दे कि इसका मुस्तकबल रोशन हो, और मेरे जैसे और आप जैसे तमाम पाकिस्तानी जो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि मुल्क की सियासत जो है वो किसी ऐसी तरफ न चली जाए कि खुदा न खास्ता मुल्क किसी हादसे का शिकार हो जाए। नाज़रीन काम, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ किसी ऐसी ही और वीडियो और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।